बच्चों, जो मशीनरी अकाउंट को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के साथ मेंटेन किया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो मशीनरी है उसको उसकी कॉस्ट पे मेंटेन किया जा रहा है, नॉट एट इट्स बुक वैल्यू। ठीक है बच्चों। तो ऐसे में मशीनरी अकाउंट देखिए किस तरह से बनाया जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, उसका ओपनिंग वैल्यू आ जाएगी यानी प्रीवियस ईयर की कॉस्ट। बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाएगी, दैट इज करंट ईयर की टोटल कॉस्ट। ठीक है बच्चों। टू बैंक परचेज, बाय बैंक सेल, बाय लॉस ऑन सेल, टू गेन ऑन सेल, इतनी सारी चीज़ें पहले भी थी मशीनरी अकाउंट के अंदर। मगर इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ पे आपको लिखना है बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट आपको क्या लिखना है? बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और बाकी यहाँ पर ओपनिंग बुक वैल्यू की जो ओपनिंग कॉस्ट होगी, यहाँ पे क्लोजिंग बुक वैल्यू जो क्लोजिंग कॉस्ट होगी ऑफ द एसेट्स, ये सेम है। टू बैंक परचेज ऑफ एसेट होता है, बाय बैंक सेल ऑफ एसेट होता है, बाय लॉस और गेन ये भी सेम ही है। तो जो बस फर्क है वो ये कि ओपनिंग बुक वैल्यू की जगह ओपनिंग कॉस्ट, क्लोजिंग बुक वैल्यू की जगह क्लोजिंग कॉस्ट, और डेप्रिसिएशन की जगह एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो भी केवल उस एसेट का जिसको बेचा गया है ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है। और उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब उसके खरीदने से लेके बेचने तक का अब तक का सारा डेप्रिसिएशन, केवल उसी एसेट का जिसको बेचा गया। यहां पर एक चीज और मैं बता दूं बच्चों कि अगर आपको एसेट के गेन या लॉस निकालना है ऑन द सेल, तो पहले आपको उसकी बुक वैल्यू पता करनी होगी, जो कि हम उसकी कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटाएंगे तो उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। और फिर बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि उसको बेचने पे गेन हुआ या फिर लॉस हुआ। ठीक है बच्चों, इस बात को एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लीजिए। ये देखिए बच्चों, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 9,50,000, क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख, यानी ओपनिंग कॉस्ट है 9,50,000, क्लोजिंग कॉस्ट है 10 लाख। ठीक है बच्चों। साथ साथ आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं। ओपनिंग है 1,10,000, क्लोजिंग है 1,50,000। फिलहाल इस पेटेंट्स के बैलेंस को इग्नोर करते हैं। अब नीचे का पॉइंट पढ़ते हैं, स्पेशली पॉइंट 1, नॉट पॉइंट नंबर 2। पॉइंट 1 में कहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी ₹90,000 और जिसपे डेप्रिसिएशन अब तक लगाया जा चुका है 60,000, यानी जिस मशीन को बेच रहे हैं उसी का अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 है, उसको 50,000 का बेचा। ठीक है बच्चों। तो आइए अब इन सब चीज़ों को मशीनरी अकाउंट में कैसे प्लेस करेंगे वो देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस या ओपनिंग कॉस्ट को यहां लिखिए 9,50,000। क्लोजिंग बैलेंस या क्लोजिंग कॉस्ट को यहां लिखिए 10 लाख। ठीक है बच्चों। जो एसेट बेची थी उसकी कॉस्ट थी 90,000, उसका अब तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 60,000, यानी उसकी जिस बुक वैल्यू है 30,000, और उसको बेचा गया था, क्वेश्चन में आप ढंग से पढ़ेंगे तो साफ लिखा हुआ है 50,000 का। तो इट हैज बीन सोल्ड फॉर 50,000, बुक वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी इज ओनली 30,000, तो इसका मतलब उसको बेचने पे गेन हो रहा है ₹20,000। 30 की बुक वैल्यू, 50 की सेलिंग प्राइस। क्लियर बच्चों। तो सेलिंग प्राइस तो यहां लिख दीजिए 50,000। अब गेन हुआ है 20,000, तो लॉस हो नहीं सकता, तो लॉस के आगे नील डाल दीजिए या डैश डाल दीजिएगा। और उसको जो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन था 60,000 वो यहां लिख दीजिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो मशीनरी की परचेज ही निकल कर आएगा। आप देख सकते हैं यह है 10, 60 और 50 हो गया 11,10,000। 11,10,000 में से 9,70,000 माइनस कर दीजिए, 1,40,000 परचेज निकल आएगी मशीनरी की। ठीक है बच्चों। तो ओपनिंग कॉस्ट यहां लिखा, क्लोजिंग कॉस्ट यहां लिखा, जो बेचा सेलिंग प्राइस यहां लिखा, गेन यहां लिखा, तो लॉस आ नहीं सकता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड मशीनरी ही यहां पे लिखना था, वो लिख दिया 60,000। बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ मशीनरी आ गया। परचेज ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग में जाएगा एज ए नेगेटिव आइटम, सेल ऑफ मशीनरी जाएगा इन्वेस्टिंग में एज ए पॉजिटिव आइटम। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जो बनाया जाएगा वो कैसे बनता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर तो यहां लिखा नहीं गया, और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर लिखना है, ना कि ये वाला।
बिकॉज ये तो केवल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस पर्टिकुलर एसेट का जिसको बेचा गया। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाकर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेंगे, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में प्लस करेंगे टू गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वाला डेप्रिसिएशन नहीं आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ध्यान रखिएगा इस बात को। अब देखिए बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस है 1,10,000, वो यहाँ लिख देंगे। इसका क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000, वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी सोल्ड था 60,000, वो यहाँ लिख दिया जाएगा। ये हो गया 2,10,000, 2,10,000। उसमें से 1,10,000 माइनस कर दीजिए, बचा 1,00,000। ये 1,00,000 जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में एज डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वो डेप्रिसिएशन है जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है ऑन द ऑल द एसेट्स, जिसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में माइनस किया गया होगा या डेबिट किया गया हो। तो ये 1,00,000 रुपये जाएगा ऑपरेटिंग में। ठीक है, बाकी इस अकाउंट का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई मतलब नहीं है। अब बात कर लेते हैं उस पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में जिसका नाम है पेटेंट्स अकाउंट, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी थी। तो पेटेंट्स अकाउंट बिल्कुल मशीनरी या टेंजिबल एसेट अकाउंट की तरह ही बनता है, बस एक फ़र्क होता है इसमें और टेंजिबल एसेट के अकाउंट में कि इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा जाता है अमोर्टाइजेशन, क्योंकि टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है और इंटेंजिबल एसेट पे अमोर्टाइजेशन चार्ज किया जाता है। तो पेटेंट्स का ओपनिंग वैल्यू है 3,00,000, क्लोजिंग वैल्यू है 2,00,000। और उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन यहाँ दे रखी है कि पेटेंट जो इस साल रिटर्न ऑफ हुए थे वो 50,000 थे और कुछ पेटेंट जो है वो बेच दिए गए थे एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। तो आपको बताना है कि पेटेंट्स की परचेज है या सेल है, जो भी है वो कितनी है। ठीक है, तो ये देख लीजिए बच्चों, ये है आपका पेटेंट्स अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस इधर, क्लोजिंग बैलेंस इधर, सेल इधर, परचेज इधर, सेल पे अगर लॉस होगा तो इधर, गेन होगा तो इधर, और डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन लिखना होता है आपको। ठीक है बच्चों, तो पेटेंट्स का ओपनिंग वैल्यू है 3,00,000, क्लोजिंग वैल्यू है 2,00,000, अमोर्टाइजेशन जो दे रखा है वो 50,000 है, और पेटेंट्स को बेचने पे उन्होंने साफ कर रखा है कि गेन हुआ है तो लॉस आ नहीं सकता। गेन है 40,000, वो यहां लिख देंगे। अब आप देखिए, सब कुछ प्लेस करने के बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अब आपका दोनों बैंक मिसिंग है। ठीक है, तो ये वाला बैंक आपका यानी परचेज और पेटेंट 0 आने वाला है। वो कैसे? इन दोनों को जोड़कर देख लीजिए, 340 आ रहा है और ये साइड केवल 250 है, तो यानी कि परचेज की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। डेबिट साइड ऑलरेडी ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब परचेज की जो पॉसिबिलिटी है वो तो एलिमिनेट हो गई। अब जो भी डिफरेंस है वो 90,000 वो सेल ऑफ पेटेंट्स आएगा। 90 कैसे आया? 340 में से 250 माइनस कर दिया, 340 टोटल दो अंदर लिख दीजिएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाएं तो हमारा क्या क्या चीजें जाएंगी इन्वेस्टिंग में, होता है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, पेटेंट अकाउंट से पेटेंट की सेल जाएगी जो कि 90,000 है और एज अ पॉजिटिव आइटम जाएगी, परचेज कुछ हुआ नहीं। और जो मशीनरी अकाउंट था उसकी परचेज जाएगी 1,40,000 एज ए नेगेटिव आइटम और सेल जाएगी 50,000 एज अ पॉजिटिव आइटम। तो अगर मैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करूं, आप इस तरह से रखना मत बनाइएगा बच्चों, मैं समझाने के लिए आपको इस तरह से बना रहा हूं। तो परचेज ऑफ मशीनरी वो तो आएगा नेगेटिव में 1,40,000। सेल ऑफ मशीनरी वो आएगा 50,000 पॉजिटिव। ऐसे ही सेल ऑफ पेटेंट्स 90,000 पॉजिटिव। आप चेक कर सकते हैं 140 नेगेटिव 140 पॉजिटिव, तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नील आ जाएगा बच्चों। और एक बात ध्यान रखिएगा, गेन का, लॉस का, डेप्रिसिएशन का, अमोर्टाइजेशन का कोई रोल नहीं है इन द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उनका रोल जो भी है वो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टिंग मांगा है तो आपको इन्वेस्टिंग से जुड़ी हुई चीज़ें लिखनी है, परचेज, सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव। फिलहाल इस क्वेश्चन में परचेज और सेल ही थे, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव थे ही नहीं। ठीक है बच्चों।